ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट। और शकल कुछ जान पहचान लग रही मुझे। अच्छा अरे कुछ अरे कुछ पिछले जन्म का कुछ याद आ रहा है मुझे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कुछ से कुछ है। तुम तो पहले आती तो कहाँ चली गई थी तुम से? ओह माय गॉड। ठीक है, समझ आ गया। तो तुम तो मेरे से कुछ बहुत महीने पहले आती थी, तुम तो 1 साल पहले। फिर ठीक है, सुने। महिमा महिमा देखो महीना भर हुआ तुमको। अच्छा मुझे तो पता चल रहा है कि देखें 1740 से 1763 द कर्नाटिक वॉर्स इंग्लिश फ्रेंच राइवलरी। अब ध्यान देना, ये अभी हमारा टॉपिक है, लेकिन अभी सिर्फ मैं तुम्हें चार्ट पॉइंट से बता रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। कर्नाटिक वॉर, ध्यान देना यहां पर जो कर्नाटिक है इसको तुम कर्नाटका से कंफ्यूज नहीं करोगे। समझ में आ गया? कर्नाटका वॉर ना, कर्नाटका अलग हो गया। हाँ, कर्नाटका अलग हो गया। कर्नाटका इज नॉट इक्वल्स टू कर्नाटिक। ओके, नाउ देन व्हाट इज कर्नाटिक? कर्नाटिक क्या है कि कोस्टल पार्ट ऑफ तमिलनाडु आज का। मेरी बात समझ गई? तो ये जो तुम्हारा रीजन है, ये तुम्हारा रीजन जो है ऐसे करके जो है ये पार्ट था कर्नाटिक। समझ में आ गया? और कर्नाटिक में यहां पर जो है तुम्हारे नवाब होते थे। कौन होते थे? नवाब होते थे। मुगल अंपायर के, सुनो भाई, डिसइंटीग्रेशन के बाद, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है कभी ये मुगल अंपायर में ही था, ठीक है ना। उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद हम देखेंगे यहां पर एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी बनी थी। समझ में आ गया? और हम देखेंगे वहां पर नवाब होते थे, और वो जगह है तुम्हारी, ये जो है दिस इज योर कर्नाटिक। अब क्योंकि यहां पर जो है क्या है, बंदरगाह है, तो हुआ क्या कि जो है यहां पर एंग्लो फ्रेंच राइवलरी देखी गई। मेरी बात समझ गई? मतलब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई उन दोनों की हो रही है, और जहां हो रही है, समझ आ गया, वो अलग है। मतलब मेरी बात को समझ में आ गई? मतलब लड़ाई किसी और की, और लड़ी किसी और की टेरिटरी में जा रही है। किसकी? कर्नाटिक टेरिटरी में लड़ी जा रही है। समझ में आ गया? और वहां नेवल वॉर हो रहा है, तुम्हारा जो है आर्मी में वॉर हो रहा है, और पूरा जो है कर्नाटिक परेशान। समझ में आ गया कि अब जो है कौन डोमिनेंट फोर्स बनेगा। और हम देखेंगे यहां पर 3 वॉर लड़े जाते हैं। मेरी बात में गई? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 17, ये 36 बार तुम्हारे एग्जाम में आ गया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब से कब तक? 40 से 48 तक। सेकंड कर्नाटिक वॉर 49 से 54 तक, और थर्ड 56 से 60 तक। यहां हम देखेंगे थर्ड कर्नाटिक वॉर एंड हुआ, और हम देखेंगे फ्रेंच अब दे वर डिफीटेड। समझ में आ गया? हम देखेंगे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में फ्रेंच जो है बहुत अपर हैंड पे जाते हैं, और धीरे धीरे करके इनकी पावर डिक्लाइन होती है। थर्ड कर्नाटिक वॉर तक हम देखेंगे फ्रेंच का जो दबदबा था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ आई तुमको? तो और हम देखेंगे यहां पर क्या हुआ कि थर्ड कर्नाटिक वॉर एंड हुआ, और फ्रेंच की सुप्रीमेसी, समझा, उसका सपना जो है इंडिया का एक जो है कॉलोनियल पावर बनने का चकनाचूर हो गया। और हम यहां देखेंगे फायदा किसको मिल रहा है। देखिए पोर्चुगीज हट गए, डच हट गए, बेदारा में तो डच चले गए। समझ आ गया? डेन्स अपने सारे सेटलमेंट्स बाद में बहुत बेच के चले जाएंगे। समझ आ गया? और हम देखेंगे कर्नाटिक वॉर ने, ठीक है, फ्रांस का फ्यूचर डिसाइड कर लिया कि भैया फ्रांस को रूल नहीं करना है इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर कर्नाटिक वॉर। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है। 1756 ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये तुम्हारा सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, ठीक है ना, सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल, द नवाब ऑफ बंगाल,
उसके टाइम पे ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। इसमें कि जो है क्या हुआ, एक रूम में बहुत सारे जो है, ठीक है, जो ब्रिटिश लोग जो थे उनको कैद कर लिया था, समझा गया, और सफोकेशन से वो मर गए थे। मेरे बात समझ गई, ठीक है। अब इस पॉइंट को लेकर के क्या होगा कि लॉर्ड क्लाइव जो है अटैक करेगा, किस पे, सिराजुद्दौला पे, और हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। द टर्म ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा रिफर्स टू द जेल सेल वेयर 146 ब्रिटिश प्रिजनर्स वेर हेल्ड after the Nawab of Bengal stopped fortifying the city in anticipation of war surrounding the fort in Calcutta। और हम देखेंगे इसके बाद क्या हो जाएगा, इसी के बाद तुम्हारा बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है ना, बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है, इसको नोट कर लो। ये जैसे भी टाइमलाइन है, अभी ये हमारा चैप्टर नहीं है, ठीक है, ये हमारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन प्री उत्तराखंड के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखोगे यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। वो सिंपल तुमसे क्या पूछेंगे, भाई कब हुआ था, क्या हुआ था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज यहाँ पर ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, दिया, आगे चले। अभी ध्यान देना, ये सिर्फ टाइमलाइन बता रहा हूं मैं तुम्हें। 1757 में दिस इज नोन एज ट्रीटी ऑफ अलीनगर, समझा गया, अलीनगर की ट्रीटी, ठीक है, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के साथ, समझा गया, ठीक है। ऑन February 9, 1757 द बंगाल नवाब सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी साइन द अलीनगर ट्रीटी, समझा गया। द ट्रीटी अलाउड फॉर द फोर्टिफिकेशन ऑफ द टाउन, मतलब आप किला बना सकते हैं, ठीक है, अपने सिक्के आप छाप सकते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद वो क्या हुआ, ठीक है, दोबारा वो वापस अपना वो चला जाता है, ठीक है। देखिए बंगाल के नवाब की जो राजधानी थी वो थी मुर्शिदाबाद, कहाँ थी, मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद जो है, ठीक है ना, वहां से आता है और वो ट्रीटी साइन होती है, उसके बाद वापस मुर्शिदाबाद चला जाता है।
मेरी बात को समझ आ गई, ठीक है ना। द ट्रीटी टर्म्स फेवर्ड EIC एंड इंक्रीज देयर पावर, समझ आ गया, ठीक है। और यहां हम देखेंगे क्या होगा, बाद में 1757 में ही बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाएगा, समझ में आ गया, बिटवीन द नवाब फोर्सेस, ठीक है, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव कंपनी की फोर्सेस, समझ में आ गया। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी मतलब, प्लासी बेसिकली एक फूल होता है पलाश, पलाश का फूल, समझ में आ गया, बंगाली में बोलते हैं पलाश, पलाश का फूल। तो वहां पर पलाश के ही फूल रहते थे, तो वहां पर जो है उस ग्राउंड में लड़ाई हुई थी, उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ पलाशी या प्लासी, समझ में आ गया, ठीक है। ये चीज इसमें क्या हुआ, पहली बार हम देखेंगे कि कंपनी का असली जो है चेहरा सामने आया, और इस लड़ाई के बाद से कंपनी इंडिया की एक जो है पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरी, रादर देन ट्रेडिंग कंपनी। मेरी बात तो समझ में आ गई है, ठीक है ना। और यहां पर हम देखेंगे, ठीक है, सिराजुद्दौला हार जाएगा, ठीक है, हारने के बाद उसको मार दिया जाता है, गला काट दिया जाता है। और अब हम देखेंगे बंगाल में, ठीक है, बंगाल की दुर्गति शुरू हो जाएगी, समझ में आ गया। और हम देखेंगे अब क्या हुआ, इंडिया में ब्रिटिश रूल की शुरुआत मानी जाएगी, 1757 बैटल ऑफ प्लासी। मेरी बात में आ गई। 59 बैटल ऑफ चिंसुरा। अब ध्यान देना, सिराजुद्दौला की डेथ के बाद हम देखेंगे नया नवाब आता है, समझ आ गया, ठीक है ना, मीर जाफर, ठीक है। अब वो क्या करता है, होता ये है कि अब जो है देखा जाए मीर जाफर ने ही, ठीक है, सिराजुद्दौला को मतलब जो है धोखा दिया होता है ताकि मैं नवाब बन जाऊं। लेकिन जब उसको पता चलता है यार ये तो बहुत गलत हो गया, तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मैं यहाँ पर अब जो है ब्रिटिश की जगह डच को ले आऊं, समझ में आ गया। और तुमको पता है ना फिर क्या होगा, ठीक है ना, बैटल ऑफ बेदारा होगा। मेरी बात समझ गई, ठीक है ना। नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर इनवाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी टू डिफीट द ईस्ट, समझ में आ गया, बट दे वर डिफीटेड बाय EIC। मेरी बात समझ गई, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 1760 में बैटल ऑफ बंदीवास, ठीक है, या बंदवासी भी बोलते हैं। इट वॉज एन अटेम्प्ट बाय द फ्रेंच टू टेक ओवर द फोर्ट ऑफ बंदवासी इन तमिलनाडु। इसको अंग्रेजों ने बोला क्या, वॉन्डीवॉश, तो बंदवासी है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द थर्ड कर्नाटिक वॉर, बट दे वर डिफीटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी के जो है बैटल ऑफ बंदवासी तुम्हारा बेसिकली क्या है, थर्ड कर्नाटिक वॉर का है, हार जाएंगे इसके बाद और उनकी पावर धीरे धीरे करके कम होने लगी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई। तो यहाँ पर तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर एग्जाम में आएगा, किसके बीच साइन हुई थी, ठीक है, सिराजुद्दौला और कंपनी समझा के बीच जो है, ठीक है ना। फिर ठीक उसी के बाद हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाएगा 59 में, बैटल ऑफ चिंसुरा, ठीक है ना। तो चिंसुरा, ठीक है, बंगाल का नया नवाब मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ में आ गया। वो क्या करेगा, मीर जाफर जो है डच को मौका देगा कि तुम यहाँ पर हो, लेकिन ब्रिटिश जो है इनको हरा देंगे और इनका फेट अब खत्म हो गया। मेरी बात समझ गई, इसको नोट कर लो। बैटल ऑफ बंदवासी।
तो इंडिया में सबसे पहले ब्रिटिश रूल कब स्टार्ट हुआ? बैटल ऑफ प्लासी की बात, ठीक है। अभी हम सिर्फ टाइमलाइन देख रहे हैं। हम जो शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, वो हम औरंगजेब की डेथ के बाद से शुरू करेंगे। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है। उसकी डेथ के बाद कौन कौन मुगल बादशाह बने, किन किन मुगल बादशाह के टाइम पे क्या क्या चीजें हुई, प्रॉपर्ली समझ आ गया? ठीक है। फिर हमने बंगाल के नवाब देखने हैं, ठीक है, अवध के नवाब देखेंगे, हैदराबाद के निजाम देखेंगे, ठीक है, और उनके साथ होने वाली लड़ाइयां देखेंगे। ये जस्ट एक अभी एक टाइमलाइन है। इससे तुम्हें कुछ हिस्ट्री पता नहीं चलेगी, बस ये है कि क्या पता चल रहा है कब क्या क्या हुआ था, दैट्स ऑल। तो बताओ मुझे, बैटल ऑफ वंदवासी किसके बीच लड़ा गया था? बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी। और कब की बात है ये? थर्ड कर्नाटिक वॉर की बात है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, समझा गया? बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। थर्ड कर्नाटिक वॉर, तो कंटिन्यूसली फ्रेंच अब हारते चले जाएंगे। हम देखेंगे इसके बाद 61 में क्या होगा, फिर इनके बीच वॉर होगा, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच, और ब्रिटिश हरा देंगे और उनसे पौंडीचेरी भी ले लेंगे, समझ आ गया? ठीक है, मतलब फ्रेंच लगातार हारते चले जाएंगे, समझ आ गया? क्या ले लेंगे? पौंडीचेरी ले लेंगे, जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन बाद में जब जो है थर्ड कर्नाटिक वॉर खत्म होगा, तो वो एज ए फ्रेंडशिप के तौर पर वापस पौंडीचेरी फ्रेंच को दे देंगे, और फिर बाद में वो मतलब हमेशा के लिए फ्रेंच का ही रहेगा। मेरी बात समझ गई? लेकिन क्या होता है, थर्ड कर्नाटिक वॉर के एंड के बाद फ्रेंच पावर इंडिया से लगभग खत्म हो जाती है, समझ में आ गई? बस कुछ सेटलमेंट होते हैं उनके, बस। तो तुमने याद रखना है बैटल ऑफ प्लासी 57 में, ठीक है, बैटल ऑफ चिंसुरा, ठीक है, चिंसुरा किधर है? बंगाल में पड़ा चिंसुरा, ठीक है, और ये किसके बीच हुआ था? डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अच्छा, नवाब, बंगाल के नवाब की कैपिटल कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। क्या थी? मुर्शिदाबाद थी, ठीक है, इतना ध्यान रखना, नोट कर ले तुम लोगों ने ये, ठीक है। अच्छा, ये अलीनगर कहाँ पड़ा पता है? हाँ, ऑब्वियसली बात है। अलीनगर बेसिकली क्या हुआ कि जब सिराजुद्दौला ने हराया उनको, जिसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जब ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, तो उसने मतलब हरा दिया था, और सारे जो बंदी थे उसको एक अंधेरे कमरे में रख दिया था। अब उस जगह का जो कैलकाटा का नाम जो है, कैलकाटा का नाम अब अलीनगर हो जाता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? उसी कैलकाटा का नाम बदल के क्या हो जाएगा? अलीनगर हो जाएगा। मेरी बात समझ गई? ठीक है, अलीनगर हो जाएगा उसका, ठीक है। बाद में फिर क्या हो जाएगा? तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर होगी साइन। मेरी बात समझ, ठीक है। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा फ्रेंडशिप हो जाएगी, हल्का सा, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि ट्रीटी होती है और दोबारा से वो क्या आता है, ठीक है ना, एंड इट रिटर्न कैलकाटा टू द
ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया और कुछ ट्रेडिंग राइट्स दे दिए गए। मेरी बात समझ गई, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट, ठीक है, 1761 में क्या होगा, थर्ड कर्नाटिक वॉर में, ठीक है, ब्रिटिश और फ्रेंच एक बार फिर आमने सामने आएंगे और इस बार ब्रिटिश उनको हराएंगे और पौंडीचेरी भी उनसे ले लेंगे। ठीक है, देखें 1761 द ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड पौंडीचेरी फ्रॉम फ्रेंच फोर्सेस इन इंडिया। मेरे बात में गई, और हम देखेंगे कि उनकी कमर टूट जाती है, ठीक है, फ्रेंच की, क्योंकि मेन उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ है, पौंडीचेरी है, ठीक है ना। 1764 में, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ बक्सर। सिराजुद्दौला के हारने के बाद बंगाल में नवाब आते हैं, समझ आ गया, मीर जाफर के बाद मीर कासिम, इज इट क्लियर। और सब के सब वही प्रॉब्लम फेस करते हैं जो सिराजुद्दौला ने किया था। उनको लगता है कि यार सही बात है, हमसे हो गई गलती कि हमने अंग्रेजों का साथ दे दिया, और वो क्या कर रहे हैं अंग्रेज लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बंगाल को एकदम गरीब कर रहे हैं, वो अपना फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि बंगाल का नवाब, मेरी बात समझ गई, बंगाल के नवाब, ठीक है, सहायता मांगेंगे अवध के नवाब से, शुजा-उद-दौला, समझ आ गया, ठीक है। और जो है तुम्हारा शाह आलम सेकंड, मुगल बादशाह, तीनों की कंबाइंड फौज, ठीक है ना, लड़ेगी किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। और कितनी बड़ी मुगल की फौज कितनी बड़ी होगी उस समय, ठीक है, और अवध के नवाब की फौज, ठीक है, और बंगाल की फौज। लेकिन क्या होता है, तीनों के तीनों बहुत बुरी तरह से हारते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग भी कम ही है आर्मी में, लेकिन उनके लड़ने की टैक्टिक्स बहुत अच्छी थी, आर्मी डिसिप्लिन थी, और वो बड़ा आसानी से हरा देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, मुगल बादशाह जो है तुम्हारे हार गए, समझ आ गया, उनको बोलेंगे ऐसा है आप वहां रहोगे, इलाहाबाद में रहोगे, समझ में आ गया, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होगी उनसे, समझ में आ गया, ठीक है ना। शुजा-उद-दौला बेचारा वो हार गया, वो भी हार गया, ठीक है, तो उस पर जो है फिर क्या हो जाता है, उस पर भी वो कुछ सैंक्शन लग जाते हैं, ठीक है। और मीर कासिम जो होता है वो तो भाग जाता है, समझ आ गया, ठीक है, ये चीजें। तो बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, तो किसके बीच हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, मुगल्स, नवाब ऑफ अवध, इनकी फोर्सेस, प्लस नवाब ऑफ बंगाल, समझ आ गया। ये तीनों एक साथ थे और ये लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर बिहार में पड़ा, ठीक है। हारने के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होगी 1765 में, 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होगी। 65 की ट्रीटी क्या थी, इट वाज साइन ऑन अगस्त 12, ठीक है, 1765 इन द आफ्टरमैथ ऑफ बैटल ऑफ बक्सर बाय मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, समझ आ गया। वो हार गए थे, ठीक है। शुजा-उद-दौला कौन था, नवाब ऑफ अवध, ठीक है, एंड रॉबर्ट क्लाइव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो तो भाग गया था, मेरी बात समझ गई, ठीक है। शुजा-उद-दौला, अच्छा लिख दिया, शुजा-उद-दौला ऑफ अवध, ठीक है, लिखेंगे। अब अवध के जो है नवाब के साथ ट्रीटी साइन हो रही है, और हम देखेंगे उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है ही हैंडेड ओवर कारा एंड इलाहाबाद टू द मुगल एम्परर। मतलब उसको इलाहाबाद और इलाहाबाद के बगल में पड़ा काड़ा बोलते हैं उसको हम, उसको मुगल एम्परर को देना होगा, और मुगल एम्परर अब वहां रहेंगे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है। और जो है ही वाज फोर्स्ड टू पे 50 लाख एज अ वॉर इंडेमनिटी, कौन, शुजा-उद-दौला, समझा, वो बहुत चढ़ जाएगा कि मतलब जो है जिसका मैंने साथ दिया वो तो भाग गया, और समझ आ गया। और हमको उस समय का 50 लाख सोच रहे हो तुम, 50 लाख रुपए जो है हर्जाना देना होगा तुमको, जो हमारा नुकसान हुआ, समझ आ गया, ठीक है। 50 लाख भी गए, इलाहाबाद और कारा भी गया, ठीक है। ही वाज फोर्स्ड टू साइन एन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस विद द ईआईसी। मतलब अंग्रेजों ने बोला कि जब हमको तुम्हारी जरूरत होगी तुम हमारी मदद के लिए आओगे। मेरी बात समझ गई, इसका मतलब अब जो है वो कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई नहीं लड़ सकता है, किसी भी इंडियन फोर्सेस के खिलाफ जब ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बुलाएगी उसको आना ही पड़ेगा। तो बहुत ही ये ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी,
समझ में आ गया। EIC सक्सीड टू ऑब्टेन फ्री ट्रेड राइट्स इन द अवध। अब तक बंगाल में फ्री ट्रेडिंग राइट हो रहा था और अब क्या हो गया, अवध में भी सारा का सारा ट्रेडिंग राइट्स फ्री हो जाएंगे। मेरी बात में गई, तो हम देखेंगे कितना इनको घाटा हो जाएगा, मतलब फ्री में चीजें इनकी आएंगी जाएंगी। मेरी बात में गई, ठीक है। अच्छा, अब शाह आलम के साथ क्या हुआ भाई, क्योंकि वो तो मुगल बादशाह हैं, तो उनसे जो है हम देखेंगे जमींदारी ले ली जाएगी। समझा, कहा कि बंगाल, बिहार, और तुम सोचो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। समझ आ गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, ठीक है, जमींदारी हम बोलते हैं क्या, दीवानी राइट्स, दीवानी अधिकार। मेरी बात में गई, ठीक है ना, वो ले लिए जाएंगे। इसका मतलब जो है, देखो अंग्रेजों ने इनका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन लेते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती, उनको सिर्फ पैसे से मतलब था। इन्होंने कहा इसका रेवेन्यू हमको मिलना चाहिए, और ऑब्वियसली बात है, ठीक है, दीवानी राइट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कौन दे सकता था, मुगल बादशाह दे सकते थे। देखेंगे, चाहे नवाब अलग हो गए, चाहे वो अवध के नवाब हो, चाहे तुम्हारे बंगाल के नवाब हो, फिर चाहे वो तुम्हारे हैदराबाद के निजाम हो, किसी ने अपने को बादशाह नहीं बनाया। उन्होंने कहा बादशाह सिर्फ एक है, वो कौन है, मुगल बादशाह, चाहे वो नाम मात्र का है। और मुगल बादशाह के लिए एक रिस्पेक्ट थी, चाहे वो उससे अलग हो गए, लेकिन जब भी कोई दिक्कत होती थी ये लोग जाते थे, हेल्प करते थे। इन्होंने कहा कि हम लोग अलग हो गए हैं, लेकिन जो है हम हमेशा मुगल एम्पायर के साथ रहेंगे। मेरी बात समझ गई, इज इट क्लियर, ठीक है। उसी तरीके से हम देखेंगे जो अवध के नवाब होते थे, अवध के जो नवाब होते थे वो मुगल, देखो दिल्ली में मुगल्स हैं, मुगल का जो वजीर होगा, मुगल का जो वजीर होगा वो कौन होगा, अवध का नवाब होगा। मेरी बात तुमको समझा रही है, मुगल एम्पायर का जो वजीर होगा, वजीर का मतलब हो गया बादशाह के बाद होगा, वो कौन होगा, अवध का नवाब होगा। इसलिए हम अवध के नवाब को नवाब वजीर भी कहते हैं। मेरी बात तुमको समझ आ रही है, क्योंकि वो दो पोस्ट होल्ड करता था, कि मुगल एम्पायर को प्रोटेक्ट करने का काम उसका है, वो वजीर है। लेकिन उसने कहा कि बादशाह को बहुत पॉलिटिक्स हो चुकी थी दिल्ली में, उसने कहा भैया मुझे इसकी पॉलिटिक्स से, उसने कहा मुझे अलग कर दो, और उसने जो अपना अवध अलग कर दिया। बट उसने कहा कि वी विल रिमेन द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। समझ में आ गया, और वो साइमल्टेनियसली मुगल एम्पायर का वजीर भी है, और ऑब्वियसली बात है बंगाल का, अवध का नवाब भी है। तो इन्होंने अपने को कभी भी बादशाह नहीं घोषित किया। मेरी बात तुमको समझ आ गई। इवन हम देखेंगे कि और भी जो आएंगे वो भी अपने का नवाब घोषित करेंगे, लेकिन जो है कभी अपने को मुगल बादशाह घोषित नहीं करेंगे। और दीवानी देने का अधिकार किसको था, सिर्फ मुगल बादशाह को था। इज इट क्लियर। तो ध्यान देना, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। पहली बात क्या हुआ था, शुजा-उद-दौला से इलाहाबाद और कारा ले लिया गया था, और अब इन्होंने बोला मुगल बादशाह ऐसा तुम दिल्ली में नहीं बैठोगे, चुपचाप यहाँ बैठो, इलाहाबाद में बैठो। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है। और उसको जो है बेचारे को 50 लाख रुपए हर्जाना देना पड़ा, और जो है जब उसको बुलाया जाएगा तब वो उसको आना पड़ेगा, ठीक है ना। और अवध में फ्री ट्रेडिंग राइट्स ले लिए गए थे।